हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा ये सेशन जो चल रहा है ये आईटीआई स्टूडेंट हो या सीटीआई स्टूडेंट हो, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं। आपको मैं जितने भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर, वो सारे एमसीक्यू से रिलेटेड रहने वाली है, चाहे वो वन लाइनर हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ। सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ये सीरीज़ हमेशा के लिए आपके साथ में बनी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी समय समय पर लेसन है वो आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। एक लेसन हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नया लेसन आने वाला है, सेकेंड लेसन आने वाला है। हमारे चैनल पर आपको हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो मिलता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, चिन्हन औजार क्या है। चिन्हन औजार यानी कि मार्किंग टूल क्या चीज़ होती है। जब हम जॉब बनाते हैं तो उसके ऊपर पहले मार्किंग की जाती है, ठीक है। मार्किंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मार्किंग मीडिया लगाया जाता है, उसके बाद में मार्किंग लाइनें खींची जाती है। उन लाइनों को पक्का किया जाता है पंच और हेमर के द्वारा, जिनको हम क्या बोलते हैं, मार्किंग टूल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उसको विटनेस मार्क को लगाए जाते हैं वहाँ पर, ताकि हमने जो मार्किंग की है वो लाइनें मिटने के बाद भी हमें वहाँ पर पंचिंग की लाइन है वो आसानी से दिखाई दे जाए। तो चिन्हन औजार क्या चीज़ होती है, तो चिन्हन को निर्देशक मानकर उस दिशा में किए जाने वाले कार्य साधन चिन्हन औजार यानी कि मार्किंग टूल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जिस भी शेप में हमने लाइन खींची है उसके ऊपर हमने क्या किया, पंचिंग की, उसके बाद में उस पर हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो जो ऑपरेशन करते हैं वो मार्किंग के अकॉर्डिंग किया जाता है, पंचिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, जिस टूल का यूज किया जाता है उसको चिन्हन औजार यानी मार्किंग टूल बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस कार्य को चिन्हन कहते हैं। किस कार्य को चिन्हन कहते हैं, मार्किंग, किस चीज़ को मार्किंग कहा जाता है। तो मार्किंग किसे कहते हैं, तो वस्तु की ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड पर केंद्र बिंदु, केंद्र रेखा, बाह्य रेखाएं आदि खींचना चिन्हन कहलाता है, ठीक है। यानी वस्तु पर, वस्तु की ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हमें ड्राइंग मिलती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं, कोई चाप बनाते हैं, सेंटर निकालते हैं, कोई लाइंस वगैरह खींचते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, लाइनिंग, चिन्हन यानी कि मार्किंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जॉब की अस्वीकृत होने की संभावना कब क्षीण हो जाती है। क्षीण का मतलब क्या होता है कि कम हो जाती है। तो जॉब के अस्वीकार होने की संभावना कब कम हो जाती है, जब चिन्हन से अधिक यथार्थ होने पर, चिन्हन से अधिक एक्यूरेट होने पर, यथार्थ का मतलब होता है एक्यूरेसी होने पर। यानी कि जो हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग में अगर हमारी एक्यूरेसी बनी हुई है, मार्किंग हम बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं, तो हमारे जो पार्ट्स जो बनेंगे, जो वर्कपीस बनेंगे, उनके रिजेक्शन है वो बहुत कम होंगे, रिजेक्ट होने के उनके चांसेज है वो बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नीला थोता का प्रयोग किस जॉब पर चिन्हन के लिए किया जाता है। नीला थोता जो मार्किंग मीडिया हम यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट नहीं सॉरी ब्लू वार्निश होता है नीला थोता, ठीक है। तो इसका उपयोग हम जॉब पर मार्किंग मीडिया के रूप में करते हैं। तो किस प्रकार के जॉब पर मार्किंग के लिए इसका यूज किया जाता है, तो जो ब्लू वार्निश होता है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, ओनली स्टील की जॉब पर ब्लू वार्निश यानी नीले तोते का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सरफेस प्लेट को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सरफेस प्लेट को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो सरफेस प्लेट को उसके पदार्थ व उपयोगिता के आधार पर डिवाइड किया जाता है।
उसका मटेरियल क्या है सरफेस प्लेट का, और उसका यूज कहाँ पर है। जैसे कास्ट आयरन सरफेस प्लेट है, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट है, ग्लास शीशे की जो बनी हुई होती है वो सरफेस प्लेट होती है। ठीक है, जो जिसको लेड शीशा जो होता है वो शीशे की भी हमारी सरफेस प्लेट है वो बनाई जाती है। इसके अलावा वर्कशॉप सरफेस प्लेट है, टूल रूम सरफेस प्लेट है, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट है। तो यानी कि उसके पदार्थ यानी उसके मटेरियल और उसके यूज के अकॉर्डिंग, उसकी उपयोगिता के आधार पर क्या है, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट निर्मित सरफेस प्लेट की क्या विशेषता है। ग्रेनाइट निर्मित सरफेस प्लेट की विशेषता क्या होती है। यानी कि ग्रेनाइट से जो हम सरफेस प्लेट तैयार करते हैं तो उसकी क्या विशेषता क्या होती है। तो एक तो ग्रेनाइट है वो घिसता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जैसे कि ग्रेनाइट की जो सरफेस प्लेट बनी हुई होती है उसके ऊपर अगर बाई चांस कहीं से खरोंच लग जाती है तो उसकी जो परिशुद्धता है, जो उसकी समतलता बनी हुई है वो खराब नहीं होती है। ठीक है, उसकी जो समतलता है वो बनी रहती है, उसकी एक्यूरेसी परिशुद्धता उसकी खराब नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर में क्या दिया हुआ है, ग्रेनाइट की अप्रतिम कठोरता ही सरफेस प्लेट की विशेषता है। ग्रेनाइट की अप्रतिम कठोरता ही सरफेस प्लेट की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये है हमारा एंगल प्लेट कितने प्रकार की होती है। एंगल प्लेट यहाँ पर पूछी गई है। तो एंगल प्लेट है ये भी कार्य के अकॉर्डिंग हम अलग अलग यूज करते हैं। जिस प्रकार से हमें अपने कार्य के अकॉर्डिंग जो भी सरफेस प्लेट होती है वो हम चूज करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की कौन सी होती है, तो फिक्स टाइप एंगल प्लेट है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट है और बॉक्स टाइप एंगल प्लेट होती है। ठीक है, तो एंगल प्लेट है वो कितने प्रकार की होती है, फिक्स टाइप, एडजस्टेबल और बॉक्स टाइप, तीन प्रकार की होती है शेप के आधार पर। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होती है, शेप के आकार अकॉर्डिंग होती है। वैसे एंगल प्लेट होती है उसको दो ग्रेडों में बांटा हुआ होता है, एक और दो। दो ग्रेडों में एंगल प्लेट को डिवाइड किया जाता है, एक और दो ग्रेड में। ठीक है, और वैसे पूछ ले कि कितने प्रकार की होती है शेप के अकॉर्डिंग, तो तीन प्रकार की होती है, फिक्स्ड, एडजस्टेबल और बॉक्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दो प्लेटों के बीच बने एंगल को किस प्रकार घटाया बढ़ाया जा सकता है। दो प्लेटों के बीच में कोई एंगल बना हुआ है उसको किस प्रकार से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको इंक्रीज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बोल्टों को लूज और टाइट करके क्या है उसके साइज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बॉक्स एंगल प्लेट की प्रत्येक भुजा पर कितने डिग्री का कोण बना होता है। बॉक्स एंगल प्लेट की बात की गई है कि उसकी प्रत्येक जो भुजा बनी हुई होती है बॉक्स में, तो वो कितने डिग्री पर बनी हुई होती है। तो डियर फ्रेंड एंगल प्लेट है तो बॉक्स जो बना हुआ है वो भी क्या बनेगा, राइट एंगल में बनेगा। तो यानी कि उसकी जो प्रत्येक भुजा होगी वो 90 डिग्री एंगल पर बनी हुई होती है। आंसर में क्या दिया है, इसकी प्रत्येक भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि उसकी प्रत्येक सरफेस जो रहेगी वो 90 डिग्री एंगल में बनी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डिवाइडर के टांगों की लंबाई किस आकार की होती है। डिवाइडर के टांगों की लंबाई पूछी गई है। तो डिवाइडर के टांगों की जो लंबाई होती है वो तो बिल्कुल समान होती है, सीधी होती है। ओडले कैलिपर में होती है एक टांग सीधी होती है और एक टांग मुड़ी हुई होती है, बाकी सब में दोनों टांगें वो समान होती है। तो डिवाइडर की टांगों की लंबाई किस आकार की होती है, तो एक दूसरे के समान आकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि डिवाइडर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। डिवाइडर का यूज किस लिए किया जाता है, डिवाइडर का प्रयोग किस लिए हम करते हैं। तो डिवाइडर का प्रयोग
स्टील रूल में कोई माप लेने के लिए किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग स्टील रूल पर माप लेकर उसके बाद में कोई लंबाई में कोई लाइन है, कोई माप है, उसको समान भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कोई जो हमारा सर्कल है, वर्त है, चाप बना हुआ है, या सर्कल वगैरह लगाने के लिए भी यूज करते हैं डिवाइडर का। कोई पार्ट है उसको समान भागों में डिवाइड कर सकते हैं डिवाइडर के द्वारा। तो काफ़ी यूज है वो हमारे जो फीटर शॉप में है डिवाइडर का होता है। ठीक है, मैकेनिकल लाइन में डिवाइडर का यूज है वो मार्किंग के समय बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग टाइप डिवाइडर का आकार किस कैलिपर से मिलता है। स्प्रिंग टाइप डिवाइडर का आकार किस कैलिपर से मिलता जुलता होता है? तो इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर से मिलता जुलता होता है। अब आउटसाइड से क्यों नहीं होता है? तो डियर फ्रेंड, आउटसाइड से इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आउटसाइड कैलिपर जो होता है हमारा, उसकी दोनों टांगें अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। ठीक है, और उनके बीच में गैप है वो ज़्यादा रखा जाता है। लेकिन इनसाइड कैलिपर जो होता है उसकी टांगें हैं वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है, थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई होती है। दोनों टांगें हैं वो एंड तक लगभग एक दूसरे के समांतर जाती है। उसी प्रकार से डिवाइडर की दोनों टांगें हैं वो लगभग एक दूसरे के समांतर जाती है। एंड पर जाके आगे से क्या की होती है? नुकीली बनाई हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हील टाइप जेनी कैलिपर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। हील टाइप जेनी कैलिपर का यूज कहाँ पर करते हैं? तो हील टाइप जेनी कैलिपर कौन सा होता है? तो ये जो ओडले कैलिपर या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर जो बोलते हैं वही होता है हील टाइप कैलिपर। लेकिन इससे क्या होता है कि किसी सरफेस के बाहरी समांतर लाइनें खींचने के लिए, यानी कि एक तो होता है कि किसी बाहरी सरफेस से खींचेंगे, एक होता है अंदरूनी सरफेस से बाहर की तरफ सीधी लाइनें खींचनी है। अंदरूनी सरफेस के समांतर बाहरी सतह पर क्या लाइनें खींचनी है, तो हील टाइप जेनी कैलिपर का यूज है वो किया जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हील टाइप जेनी कैलिपर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो जॉब के बाहरी किनारों की समांतर रेखाएं खींचने के लिए हील टाइप जेनी कैलिपर का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पंच का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो विटनेस मार्क लगाने के लिए, मार्किंग चिन्ह लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, या फिर मार्किंग करने के पश्चात मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए पंच का यूज करते हैं। अब पंच वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पंच 9 प्रकार के होते हैं। डॉट, सेंटर, प्रिक, पिन, ड्रिफ्ट, बेल, ऑटोमेटिक, सॉलिड, और इसके अलावा एक और इसमें रह गया है इधर, सॉलिड और होलो पंच। क्या सॉलिड और होलो पंच आदि है वो इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया हुआ है पैरेलल ब्लॉक की उपयोगिता बताइए। पैरेलल ब्लॉक है वो कहाँ पर हम यूज करते हैं? पैरेलल ब्लॉक की उपयोगिता, पैरेलल ब्लॉक का यूज यहाँ पर पूछा गया है। तो पैरेलल ब्लॉक का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो मशीन टेबल पर वाइस की सतह को समांतर सेट करने के लिए, या कोई भी वर्कपीस है, कोई टूल वगैरह है, उसको बिल्कुल समांतर सेट करने के लिए पैरेलल ब्लॉक का यूज है वो किया जाता है। तो क्या दिया है आंसर में? इस यंत्र की उपयोगिता जॉब के नीचे की सतह को मशीन टेबल पर वाइस की सतह के समांतर रखने में किया जाता है। ठीक है, मशीन टेबल पर वाइस की सतह के समांतर कोई पार्ट वगैरह, कोई वर्कपीस हमारा रखने के लिए पैरेलल ब्लॉक का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ड्रिल करने के लिए डॉट किस पंच द्वारा लगाया जाता है? यानी ड्रिल करने के लिए हम लगाते हैं सेंटर पॉइंट। ड्रिल को पॉइंट को स्थान देने के लिए सेंटर पॉइंट लगाया जाता है। तो वो किस पंच के द्वारा लगाया जाता है? तो वो हमारा सेंटर पंच के माध्यम से लगाया जाता है, जिसका एंगल होता है 90 डिग्री। जिसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डेटम लाइन किसे कहते हैं?
डेटम लाइन की बात की गई है। डियर फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डेटम लाइन क्या चीज़ है। तो डेटम लाइन क्या चीज़ है? यह वह लाइन है जिसका संदर्भ ग्रहण कर जोब की अन्य विमाओं का चिन्हन किया जाता है। यानी कि क्या मानेंगे, इसको बेस मानेंगे। बेस लाइन क्या होती है? डेटम लाइन होती है। डेटम लाइन को बेस मानकर ही पूरे जॉब पर हमारी क्या की जाती है? मार्किंग की जाती है। ठीक है, तो ये डेटम लाइन क्या होती है? एक बेस का काम करती है। संदर्भ ग्रहण कर जॉब की अन्य विमाओं का चिन्हन किया जाता है। यानी कि इसको क्या मानते हैं? इसको बेस मानकर चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग पूरे जॉब पर मार्किंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हन के यथार्थ न होने पर परिणाम क्या होगा? चिन्हन के यथार्थ न होने पर परिणाम क्या होगा? यानी कि मार्किंग है वो बिल्कुल सही ना होगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? मार्किंग हमने की और मार्किंग हमारी बिल्कुल सही नहीं है, मार्किंग हमारी गड़बड़ है, तो उसका हमारे वर्कपीस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? तो इससे क्या होगा कि जॉब अपेक्षा के अनुरूप व यथार्थ आकार का नहीं बन पाएगा। जॉब है वो हमारी अपेक्षा के अकॉर्डिंग नहीं बन पाएगा, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बन पाएगा। और एक्यूरेट यानी कि शुद्धता में नहीं बन पाएगा। एक्यूरेट का मतलब तो बिल्कुल सही हमारा जॉब है वो आकार नहीं ले पाएगा, हमारा वर्कपीस है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट पर कोई वस्तु क्यों नहीं गिरने देनी चाहिए? अब ग्रेनाइट सरफेस प्लेट पर कोई वस्तु क्यों नहीं गिरने देनी चाहिए? तो ग्रेनाइट क्या होता है? एक पत्थर होता है, और पत्थर के ऊपर अगर हम कोई चीज़ गिराएंगे तो चोट लगेगी, तो वो पत्थर क्या हो जाएगा? टूटने का डर उसका रहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ग्रेनाइट सरफेस प्लेट पर कोई वस्तु क्यों नहीं गिरानी चाहिए? तो क्योंकि इसके टूटने का खतरा रहता है, यानी कि इसके टूटने का डर है वो बना रहता है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी हमारा टूल वगैरह या कोई पार्ट्स है, कोई वस्तु है, इक्विपमेंट है कोई, वो गिरने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, धातु को हटाने से पहले बेसिक स्ट्रोक पर चिन्हन किया जाता है, क्यों? क्या बोला है? धातु को हटाने से पहले बेसिक स्ट्रोक पर चिन्हन किया जाता है। तो धातु को हटाने से पहले यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको अलग करने से पहले जो बेसिक स्ट्रोक होते हैं उनको चिन्हन किया जाता है। यानी कि जो नॉर्मली हमें काम में आने वाले मेन पॉइंट उनकी मार्किंग की जाती है। तो वो क्यों की जाती है? तो वो क्यों करते हैं? जिससे यह ज्ञात हो सके कि धातु के किस भाग से कितनी धातु हमें हटानी है। यानी कि जो हमारा वर्कपीस है उससे हमें कितना मटेरियल है उसको काट के अलग कर देना है। यानी कि जो हमारा जो वेस्टेज होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो कौन सा वेस्ट मटेरियल है और उसको कहाँ से कितना काट कर अलग करना है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच किया है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सपोर्ट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।